प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे प्रेमचंद के उपन्यासों में कथानक की वक्रता पर। उसी क्रम में आज हम आगे की बात करेंगे। आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से प्रेमचंद के उपन्यासों में विशेषतः रंगभूमि और गबन के संदर्भ में प्रेमचंद ने कथानक की वक्रता को स्पष्ट किया है। पहले हम बात करेंगे इनमें घटनाजन्य कथानक की वक्रता पर, अर्थात घटनाओं से किस तरह से कथानक में वक्रता उत्पन्न की गई है, इस बारे में आज की बात प्रारंभ होगी। विद्यार्थियों, पहले हम बात करेंगे रंगभूमि उपन्यास की। रंगभूमि में सूरदास और राम सेवक की जमीन को लेकर इनके बीच में जो संघर्ष हुआ, इसकी प्रमुख घटना का चयन किया गया है। इसके बाद जॉन सेवक और महेंद्र के मिलन के लिए सोफिया के घर छोड़ने और विनय के परिवार में पहुंचने की घटना, राजा महेंद्र द्वारा जॉन सेवक को सूर की भूमि दिलवाने का आश्वासन, सूर से मिलने पर आश्वासन वापस लेना, जॉन सेवक को भूमि मिलने की पृष्ठभूमि में अनेक छोटी छोटी घटनाओं का चयन और संयोजन कथानक में उतार चढ़ाव यानी आरोह अवरोह उत्पन्न कर देता है। कथानक को नया मोड़ देती है क्लार्क के प्रवेश की घटना। इससे कथानक में एक नया मोड़ आता है। इंद्र सोफिया का द्वेष क्लार्क के उदयपुर जाने का कारण बनता है। सूर की भूमि हस्तगत करने के बाद जॉन सेवक का पांडेपुर की सारी जमीन को हथियाने का प्रयास करना, अंग्रेजी शासन तंत्र का साथ देना, सेवक दल और जनता का राष्ट्रीय संघर्ष, इधर इंद्रदत्त को गोली लगना, सूर को गोली लगना और फिर विनय की आत्महत्या की घटनाओं का चयन और संयोजन किया गया है। सूर की मृत्यु के बाद सूर की प्रतिमा स्थापित करना, महेंद्र की मृत्यु की घटनाएं भी आयोजित की गई हैं। प्रेमचंद ने सूर की कथा में पात्रों को संयुक्त करके अर्थात उनको आपस में मिला दिया है। इससे उनके व्यक्तित्व के विकास संबंधी घटनाओं को भी कथानक में लाया गया है। अनेक पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं के कारण भी कई घटनाओं का जन्म होता इस उपन्यास में दिखाई देता है। सोफी अपने अपमान का बदला लेने के लिए क्लार्क के विरुद्ध गवर्नर के पास अपील के लिए अपने पति को विवश करती है। कथानक में अधिकांश घटनाओं का चयन और संयोजन यथार्थ है और युग प्रामाणिक है। कहीं भी काल्पनिकता की झलक नहीं मिलती है। उपन्यास ने चरित्र के स्पष्टीकरण के लिए पात्रों की भावनाओं को उत्तेजित या शामिल करने के लिए घटनाओं की सृष्टि की गई है। हाँ, ये बात जरूर है कि कहीं कहीं प्रेमचंद थोड़ी अस्वाभाविक घटनाओं की सृष्टि भी कर देते हैं, जिनमें मृत्यु आदि की घटनाएं आती हैं। इस तरह से घटनाओं के चयन और संयोजन के माध्यम से चरित्र का अंकन करते हुए प्रेमचंद ने रंगभूमि में अपने युग के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावी देशकाल को बड़ी व्यापकता से चित्रित कर दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे गबन की। गबन में उपन्यासकार ने कथानक में जिस तरह से जिन घटनाओं का चयन और संयोजन किया है, वे रमानाथ के चरित्र की प्रवृत्ति के कारण घटित होती दिखाई देती है। इसमें मुख्यतः जालपा का, जो उपन्यास की नायिका है, उसका आभूषण प्रेम और रमानाथ की झूठी शान दिखाने का मिथ्याभिमान और दिखावा ही उसे जालपा के गहने चोरी करने के लिए
विवश कर देता है। रमानाथ के क्लर्क बनने से पहले जालपा से विवाह और फिर गहनों की चोरी, ये 2 घटनाएं घटित होती हैं। उच्च और धनी होने की डींग मारने के कारण ही रमानाथ जालपा के गहने चोरी करके अपने पिता को दे देता है। इस घटना से जालपा की आभूषण लालसा की चरम सीमा दिखाई देती है। साथ ही रमानाथ नौकरी की तलाश करके क्लर्क बन जाता है और इसके बाद जालपा की आभूषण लालसा को तृप्त करने के लिए उसे तरह तरह के आभूषण जैसे चंद्रहार, शीश फूल, कंगन, रिंग आदि खरीदने के और जालपा के फैशनेबल स्त्री बनने और रतन से संपर्क की घटना, चाय पार्टी और कंगन से संबंधित घटना, रतन का आक्षेपपूर्ण व्यवहार, दफ्तर से रुपए लाना या निगमन करना, जालपा का रतन को थैली सौंपना, रमानाथ की धन एकत्रित करने की चेष्टा और कलकत्ता भागने की घटनाएं, ये सब घटनाएं, इन सब के चयन और संयोजन के पीछे कुछ तो पात्रों की चारित्रिक प्रवृत्तियों का भी हाथ रहा है और कुछ घटनाएं परिस्थिति के कारण भी घटित हुई है। रमानाथ के प्रयाग भागने के बाद देवी दीन संबंधी जो प्रकरण उपन्यास में दिखाई देता है, उसमें भी रमानाथ का व्यक्तित्व घटनाओं के माध्यम से सामने आता है। रतन को देखकर उस वाचनालय में छिप जाना, सेठ की कोठी से कंबल दान में लाना और देवी दीन द्वारा स्वदेशी कपड़ों के नमूने लेकर आना, ये सब घटनाएं रमानाथ के व्यक्तित्व का परिचय देती हैं। ये घटनाएं रमानाथ के संकोच, उसके आत्मसम्मान की समाप्ति, उसकी पौरुषहीनता तथा उस पर परिस्थितियों के दबाव को स्पष्ट करती हैं। देवी दीन के स्वदेशी पुत्रों के बलिदान की घटना भी रमानाथ के विलासी संस्कारों और चरित्र के दुर्बलता को अनुभव कराने में सहायक होती है। रमानाथ पर पुलिस के पंजे में फंसने की घटना भी बड़ी यथार्थपूर्ण है। भयभीत रमानाथ गलत नाम पता बता देता है, यह घटना मनोवैज्ञानिक है। जालपा के कलकत्ते आने के बाद रमानाथ के मुखबिर बनने और पुलिस के कुचक्र से निकलने की घटना भी प्रमुख है। इसके लिए कथाकार ने जालपा का रात्रि में रमा के पास पत्र फेंकना, फिर रमा का चुपके से देवी दीन के घर आना, रमा को धमकाकर गवाही बदलने के लिए तैयार करना, पुलिस से भयभीत रमानाथ का बयान न बदलना, जग्गू को सोने की चूड़ियां देने आना, जज से सत्य स्थिति कहने जाना पर लज्जा के कारण ऐसे ही लौट आना, जोहरा के साथ में विलासमग्न हो जाना, मुकदमे की दोबारा सुनवाई, अपराधियों का बरी हो जाना और रमानाथ पर दरोबयानी का मुकदमा होना और फिर बरी हो जाना, ये सब बहुत सी छोटी बड़ी घटनाएं इस समूचे कथा प्रसंग में समाई हुई है। अब इन घटनाओं के चयन और संयोजन के द्वारा रमानाथ के मानसिक अंतर्द्वंद, उस पर परिस्थितियों का दबाव और उसके चरित्र की विशेषताओं को दिखाने का प्रयास किया गया है। मुकदमे की दोबारा सुनवाई जैसी कुछ घटनाओं का बड़ी कौशलपूर्ण संयोजन किया गया है। रमानाथ की कक्षा में अधिकांश घटनाओं का चयन और संयोजन बड़ा स्वाभाविक लगता है और मनोवैज्ञानिक लगता है। इसके अलावा रमानाथ संबंधी प्रकरण में
जालपा का आभूषण प्रेम मुख्य रूप से काम करता है। रमानाथ के घर त्यागने से पहले और घर त्यागने के बाद जालपा से जो घटनाएं जुड़ी हुई हैं, वे रमानाथ की कथा और उसके दिशा परिवर्तन में सबसे अधिक योगदान देती हैं। रमानाथ के गृह त्याग करने के बाद जालपा का गहने बेचकर ऑफिस और सराफ के रुपए चुकाना, श्रृंगार की वस्तुओं को गंगा में समर्पित कर देना, निडर होकर कलकत्ते पहुंच जाना, पति को सन्मार्ग पर लाने की कोशिश करना, ये सब घटनाएं जालपा के दृढ़ चरित्र को भी स्पष्ट करती हैं। और इसमें रमानाथ संबंधी जो प्रकरण है उसका विकास करने में भी ये घटनाएं योगदान देती हैं। इस तरह से ये सारी घटनाएं हमें स्वाभाविक लगती हैं और उस युग की, यानी जिस युग में ये उपन्यास लिखा गया है, उस युग की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक, धार्मिक आदि सभी अवस्थाओं का बिल्कुल यथार्थपूर्ण चित्रण करने में ये सारी घटनाएं सहायक सिद्ध होती हैं।